जय हिंद बच्चों। स्वागत है डिजिटल दुनिया एमएसएफ इंस्टीट्यूट में, जहां पर हमने कक्षा 9वीं के आईटी के क्वेश्चंस को यानी आईटी का जो क्वेश्चन बैंक है उसको सॉल्व कर रहे थे। हम आज जो आप लोगों की रोजगार कौशल है उस बुक की प्रथम इकाई से संचार कौशल जो फर्स्ट अध्याय है उसका सॉल्यूशन हम आप लोगों के लिए लेकर आए। तो देखिए, संचार कौशल क्या है? कम्युनिकेशन स्किल है ना। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, इस कम्युनिकेशन स्किल के तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को हम आज देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, संचार किसे कहते हैं या संचार क्या है? तो संचार क्या है? संचार या कम्युनिकेशन है। संचार शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर का मतलब होता है मतलब क्या करना? सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो संचार शब्द लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान। दो या दो से अधिक लोगों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करना कम्युनिकेशन कहलाता है। तो कम्युनिकेशन क्या है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना, हम उसे ही कम्युनिकेशन कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, संचार कौशल क्या है? तो संचार कौशल है ना, कम्युनिकेशन स्किल। संचार के वे कौशल जिन्हें विधिवत रूप से बोलने एवं लिखने की आवश्यकता होती है, संचार कौशल कहलाते हैं। जैसे श्रवण कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल तथा वाक कौशल, ये संचार कौशल हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स हम जिन्हें कहते हैं। अगला प्रश्न है, संचार कौशल का महत्व लिखिए। तो संचार कौशल का महत्व क्या है? देखिए, संचार कौशल के महत्व, सबसे पहला है स्पष्ट रूप से संचार करने में। किसी भी चीज को अगर हम स्पष्ट रूप से संचार करना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से विचारों का आदान प्रदान या सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो संचार कौशल है ये जरूरी हो जाता है। तो पहला है स्पष्ट रूप से संचार करने के लिए। दूसरा है विचारों तथा भावनाओं का आदान प्रदान करने में हम संचार कौशल का यूज करेंगे, और संचार के माध्यम से लोगों को प्रभावित भी किया जा सकता है। तो ये संचार कौशल के महत्व थे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दें। अगला क्वेश्चन देखिए, संचार कौशलों की आवश्यकता लिखिए कि संचार कौशल क्यों आवश्यक है। सबसे पहला है सूचित करना। किसी भी सूचना को इन्फॉर्म करने के लिए या किसी तथ्यों अथवा जानकारी की सूचना देने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस है ना, किसी व्यक्ति को प्रभावित करने में ये आवश्यक होते हैं, और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी हम इसका मतलब इसकी आवश्यकता होती है। किसी भावना को व्यक्त करने के लिए भी संचार कौशल की आवश्यकता होती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रभावी तरीके में ये आवश्यक है। तो ये है संचार कौशलों की क्या आवश्यकता है। सूचित करना, इसके तीन मुख्य बिंदु हैं, सूचित करना, प्रभाव डालना और भावनाओं को व्यक्त करना। अगला क्वेश्चन देखिए, संचार के सभी तत्वों को लिखकर एक संचार चक्र बनाएं। मतलब कम्युनिकेशन साइकिल आपको बनाना है। तो संचार के जो मुख्य तत्व हैं उसमें है मैसेज, प्रेषक, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि। मैसेज मैसेज मतलब जो हम लोग भिजवाते हैं या प्राप्त करते हैं वह भी मैसेज ही कहलाता है, या कोई संदेश हो गया, कोई बात हो गया, कोई कथन हो गया। प्रेषक प्रेषक मतलब सेंडर, भेजने वाला, जिसको हम कहेंगे, जैसे आप किसी को कोई सूचना देनी हो तो आप पत्र के माध्यम से दे सकते हैं, आप उसे टेलीफोन कर सकते हैं। तो आप एक प्रेषक हुए, सेंडर हुए। माध्यम माध्यम का मतलब मीडियम। मीडियम क्या होगा? जैसे कि आप कोई मैसेज भेज रहे हैं तो मैसेज किस माध्यम से भेज रहे हैं? आप मेल से भेज रहे हैं, आप फोन लगा रहे हैं, या फिर आप किसी अन्य तरीके से आप पत्र लिख करके मतलब भेज रहे हैं, बाई पोस्ट दे रहे हैं, तो ये माध्यम हो गया। प्राप्तकर्ता, वह व्यक्ति जो मैसेज को प्राप्त करता है, हम उसको क्या कहेंगे? रिसीवर या प्राप्तकर्ता। फिर रिसीवर ने जो जो कुछ प्राप्त किया है उसके बाद में आप वो उसका फीडबैक भेजेगा। किसको भेजेगा? वापस से आपको भेजेगा, सेंडर को भेजेगा। तो हम इसको कहेंगे, इसको फीडबैक कहते हैं। तो ये मैसेज के संचार के ये तत्व हो गए, मैसेज, प्रेषक, मीडियम, रिसीवर और फीडबैक। ये पांच मुख्य तत्व हैं, इनको याद रखेंगे। एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ समझाया गया। देखिए, उसका पूछा भी था संचार चक्र बनाए। तो संचार चक्र में क्या क्या है? पहला है मैसेज। मैसेज से क्या हुआ? सेंडर के पास में मैसेज पहुंचा। फिर सेंडर से
एक माध्यम बनाया, जो माध्यम है जिस भी माध्यम से भेजा गया किसके पास आया, रिसीवर के पास। रिसीवर के पास से फिर फीडबैक रिसीवर ने दिया और ये फीडबैक वापस से किसके पास में पहुंचा, मैसेज के माध्यम से सेंडर के पास में। तो यह एक संचार तंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, संचार में दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले 7 कारकों को लिखें। तो संचार में जो भी दृष्टिकोण है उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। संचार में दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले 7 कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहला देखिए, पहला है भाषा, जिसको हम लैंग्वेज कहेंगे। दूसरा है दृश्य अनुभूति, विजुअल परसेप्शन। पूर्व अनुभव यानी पास्ट एक्सपीरियंस, पूर्व धारणा। चौथा, पांचवा है भावनाएं। छठवां पर्यावरण एवं सातवां व्यक्तिगत कारक, इसको हम पर्सनल फैक्टर भी कह सकते हैं। तो ये संचार में दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले मूलभूत कारक हैं। ये 7 महत्वपूर्ण कारक होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रभावी संचार के 7 सी कौन कौन से हैं। प्रभावी संचार के 7 सी, या जिसको हम 7 सी के नाम से आता है। ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है, जैसा का वैसा, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि संचार के 7 सी कौन कौन से हैं, समझाइए या लिखिए। संचार के 7 सी हैं। पहला देखिए, क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कॉर्टियस। इसका हिंदी में देखिए, क्लियर, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर मीन्स स्पष्ट। दूसरा देखिए, कंसाइज, संक्षिप्त, तो स्पष्ट, संक्षिप्त, यथार्थपूर्ण, कॉन्क्रीट। करेक्ट मतलब ठीक, कोहेरेंट मतलब सुसंगत, कंप्लीट मतलब पूर्ण, और कॉर्टियस मतलब शिष्ट। तो ये संचार के 7 सी हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का एक उदाहरण दीजिए। स्पष्ट संचार और दूसरा है पूर्ण संचार। तो स्पष्ट संचार और पूर्ण संचार के आपको एक एक उदाहरण देना है। क्या होते हैं ये स्पष्ट संचार और पूर्ण संचार? देखिए, स्पष्ट संचार है ना, आप जो कहना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट कहना। जैसे किसी से पैसे लेना हो तो आप उसे स्पष्ट कहें, मुझे 100 रुपए दीजिए। अब ये स्पष्ट संचार है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने ऐसा नहीं कहा कि पैसे दीजिए, आपने ये कहा 100 रुपए दीजिए। 100 रुपए का मतलब ये क्लियर है कि आपको कितने रुपए की जरूरत है। दूसरा है पूर्ण संचार। ये पूर्ण संचार क्या है कि जहां पर जो आपके संदेश हैं उसमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कल सुबह 9 बजे स्कूल में कार्यक्रम रखा गया है, मतलब यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दे दी गई। इस संचार को आप कहेंगे पूर्ण संचार। तो ये संचार के उदाहरण आपको पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को देखिए। बहुविकल्पी प्रश्न है ना। संचार का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? सबसे पहला क, सूचित करना, किसी के बारे में कुछ बताना। प्रभाव डालना, यानी वही किसी के बारे में कुछ बताना। सोच विचारे भावनाओं को साझा करना, साझा करना मतलब आपस में बताना। उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी होना चाहिए, क्योंकि किसी को सूचना देने के लिए भी हम संचार का यूज करते हैं, प्रभावित करने के लिए भी करते हैं, और भावनाओं को साझा करने के लिए भी करते हैं। हमने सबसे पहले या दूसरे क्वेश्चन में ही इन तीनों बिंदुओं की बात किए थे। तो इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्र के माध्यम से प्रेषक जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? पत्र के माध्यम से प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्रेषक का मतलब सेंडर, सेंडर मतलब भेजने वाला। तो पत्र के माध्यम से किसी ने आपको जानकारी भेजा, तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए? सुनना यानी सुनकर के करेंगे, बोलना यानी बोलकर करेंगे, पढ़ना या लिखना। तो इसका सही उत्तर होगा पढ़ना। मतलब जब भी कोई सेंडर आपको पत्र के माध्यम से जानकारी प्रेषित करेगा, तो आप उसको पढ़ करके, लिख करके नहीं, क्योंकि उसने तो पत्र भेजा है आपको, आप उस पत्र को दोबारा थोड़ी ना लिखेंगे, है ना। सुन करके क्या मतलब, अगर वो फोन करता तो आप सुनते, बोल करके नहीं, आप पढ़ करके उस विधि, मतलब पढ़ करके जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, किस विधि का? तो पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे लिखना क्लिक है लेकिन वो गलत है, आप लोग सही उत्तर आएगा इसका पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप फोन पर जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन अ, सुनकर।
ऑप्शन बी बोलकर, ऑप्शन सी पढ़कर या ऑप्शन डी लिखकर। तो इसका सही उत्तर होगा सुनकर, क्योंकि फोन पर जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है, सुनकर के प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सही उत्तर होगा सुनकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कॉलम मिलान करें, सही जोड़ी मिलाना। कॉलम क क में दिया संचार बाधाएं और कॉलम ख में दिया उदाहरण। बाधाएं किस किस प्रकार की हो सकती हैं, जैसे भाषा। भाषा कब बाधा हो सकती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन ग देखिए आप क्या लिखा है, हिंदी में बात करना जब अन्य केवल तमिल जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल तमिल जानता है और आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो ये एक भाषा की बाधाएं उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई, बाधाएं। क्यों, क्योंकि ये संचार में बाधाएं हो गई, भाषाई बाधा हो गई, क्योंकि वो आपकी हिंदी नहीं समझ पाएगा। अगला है भावनात्मक बाधा। भावनात्मक बाधा, माता पिता बच्चे से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भावनात्मक बाधा हो गई है, फीलिंग वाली बाधा हो गई। नेक्स्ट है पर्यावरणीय बाधा। पर्यावरणीय बाधा क्या होगी, इन्वायरमेंट या वातावरण का जो बाधा होगी, जैसे किताब पढ़ने की कोशिश करना जब कोई उसी कमरे में टीवी देख रहा है। मतलब उसी कमरे में कोई टीवी देख रहा है और कोई किताब पढ़ रहा है, तो किताब कैसे पढ़ सकता है, पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर एक इन्वायरमेंटल जो हम कहेंगे रुकावट या बाधा है वो आ गई है। अगला देखिए, सांस्कृतिक बाधा। ये सांस्कृतिक बाधा क्या होगा, कुछ संस्कृतियों में घर के अंदर और रसोई के अंदर जूते पहनकर चलना असभ्य और अपमानजनक माना जाता है। तो ये एक सांस्कृतिक बाधा है कि घर के अंदर हम मतलब जूते पहनकर या रसोई के अंदर जूते पहनकर नहीं चल सकते। तो सांस्कृतिक भाषा आपको बात समझ में आई, हिंदी में बात करना जब कोई केवल तमिल जान रहा हो। भावनात्मक बाधा, माता पिता बच्चे से बात नहीं कर रहे हैं, ये भावनात्मक बाधा हो गई। पर्यावरणीय बाधा, जब किताब पढ़ने की कोशिश करना जब कोई उसी कमरे में टीवी देख रहा हो। और सांस्कृतिक बाधा, जब जैसे कि संस्कृति के रूप में या प्राचीन सभ्यताओं से वो चली आ रही हो। अगला क्वेश्चन देखिए, लघु उत्तरी प्रश्न। ये प्रश्न हम कर चुके हैं। जैसे देखिए, दृष्टिकोण, संचार में दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले 7 कारक कौन कौन से कारक थे। फिर से देखिए, हम बता दे रहे हैं कौन कौन से 7 कारक थे। तो ये है संचार में दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले 7 कारक: भाषा, दृश्य अनुभूति, पूर्व अनुभव, पूर्व धारणा, भावनाएं, पर्यावरण और व्यक्तिगत कारक। ठीक है, तो ये 7 कारक याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का एक उदाहरण दे, स्पष्ट संचार और पूर्ण संचार। ये भी हम कर चुके हैं, आप देख लेंगे। सत्र 2 है मौखिक संचार, है ना। इसके इस अध्याय के कुल 10 सत्र हैं, जिसमें हम 2 सत्र आज देख रहे हैं, बाकी के नेक्स्ट 2 सत्र को नेक्स्ट डे देखेंगे। मौखिक संचार किसे कहते हैं, तो मौखिक संचार शब्दों का उपयोग करके जानकारी साझा करना मौखिक संचार कहलाता है। मौखिक संचार मतलब किसी भी तरीके से शब्दों के माध्यम से जानकारी को हम साझा करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, मौखिक संचार। ज्यादातर लोग मौखिक संचार का उपयोग करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, मौखिक संचार के कितने प्रकार होते हैं। तो मौखिक संचार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हम कहेंगे मौखिक या बोलने वाला संचार, दूसरा होता है लिखित संचार। तो ये 2 प्रकार के मौखिक संचार होते हैं। ठीक है, मौखिक या बोलने वाला संचार, जैसे बातचीत करना या फोन पर बातचीत करना या फिर भाषण देना, तो ये बोलने वाला संचार हो गया। दूसरा है लिखित संचार, जैसे पत्र, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से संचार करना, तो ये हो गया लिखित संचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, मौखिक संचार के लाभ क्या है। मौखिक संचार के लाभ देखिए, यह सरल एवं शीघ्र होता है, आमने सामने बात हो जाती है। दूसरा है शीघ्रता से जवाब प्राप्त कर सकते हैं और यह संचार का सरलतम रूप है। तो ये 3 महत्वपूर्ण इसके लाभ हैं। यह सरल एवं शीघ्र होगा, शीघ्रता से जवाब प्राप्त कर सकते हैं और यह संचार का सरलतम रूप होता है। मौखिक संचार के नुकसान क्या है, इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे यह केवल शब्दों पर निर्भर करता है, अतः कभी कभी अर्थ को समझने में भ्रम हो सकता है कि
मतलब कुछ और बताया गया और आपने कुछ और कर लिया, तो यह मौखिक संचार का एक नुकसान है। दूसरा है अलग अलग भाषा जानने वाले मौखिक संचार नहीं कर सकते। जब तक कि सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही भाषा को ना जान सके, दोनों की भाषा एक होनी चाहिए, तभी यह संचार हो सकता है। मान के चलो कोई तमिल जानता है, कोई हिंदी जानता है, तो उनके बीच में मौखिक संचार पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, सार्वजनिक रूप से बोलने के 3P को समझाइए, है ना। सार्वजनिक रूप से बोलना, सार्वजनिक रूप से बोलना का मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में, जैसे सभा को संबोधित करना है या फिर कोई भाषण देना है सार्वजनिक, तो हम इसको कहेंगे सार्वजनिक रूप से बोलना। इसके 3P क्या है? तो सार्वजनिक रूप से बोलने के 3P, ये बोलने के जो 3P हैं, ये बहुत अच्छे प्रभावी तरीके से बोलने के एक तरीके हैं। तो क्या है? पहला है प्रिपरेशन, दूसरा है प्रैक्टिस और तीसरा है परफॉर्म। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। आपको किस विषय पर बोलना है इसकी योजना बनाएं एवं तैयार रहें, हम इसको कहेंगे प्रिपरेशन। दूसरा है प्रैक्टिस, पहले खुद अभ्यास करें, जैसे शीशे के सामने या अपने परिवार अथवा मित्रों के सामने अभ्यास करें। तो प्रैक्टिस करें, पहले प्रिपरेशन करें, फिर प्रैक्टिस करें और उसके बाद में परफॉर्म करें। परफॉर्म का मतलब प्रदर्शन। प्रदर्शन में यदि आपको कोई तकलीफ हो रही हो तो आप गहरी सांस लें, आप बेचैनी महसूस कर रहे हो, आपने क्या तैयार किया है उसके बारे में विचार करें, उसके बारे में विचार करें और आत्मविश्वास के साथ बोलना प्रारंभ करें। तो ये 3P हैं, आपको फिर से बता दें। पहला है प्रिपरेशन, दूसरा है प्रैक्टिस और तीसरा है परफॉर्म। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है 3P का, कौन कौन से हैं? प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। प्रिपरेशन मतलब तैयारी, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास और परफॉर्म मतलब प्रदर्शन। वैसे ही संचार भी 3 प्रकार के होते हैं। संचार कौन कौन से 3 प्रकार के? एक होता है मौखिक संचार, दूसरा होता है गैर मौखिक संचार और तीसरा होता है दृश्य संचार। तो ये 3 प्रकार के संचार हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपके बुक के थे, देखिए, संचार का सही उदाहरण चुनें। रिपोर्ट, समाचार पत्र, आमने सामने की बातचीत या टिप्पणियां। तो मौखिक संचार का सही उदाहरण है आमने सामने की बातचीत। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, आमने सामने की बातचीत। क्वेश्चन दूसरा, जब हम मौखिक रूप से संचार करते हैं तो हमें खालिस्तान का उपयोग करना चाहिए। कठिन शब्द, सरल शब्द, भ्रामक शब्द या संक्षिप्त शब्द। तो हम कहेंगे अगर हम कठिन शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो कोई समझेगा नहीं, इसलिए हमको सरल शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका ऑप्शन बी सही है, सरल शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हम ईमेल क्यों भेजते हैं? ऑप्शन ए, समय पर पहुंचने के लिए, दस्तावेजों और फाइलों को साझा करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए या एक दूसरे से मिलने के लिए। बताइए हम ईमेल का उपयोग क्यों करते हैं? तो आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है मौखिक प्रकार समझाइए, तो ये हमने समझा दिया, प्रत्येक का उदाहरण भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हम ईमेल क्यों भेजते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास में, समय पर पहुंचने के लिए, दस्तावेजों और फाइलों को साझा करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए या एक दूसरे से मिलने के लिए। आज की क्लास हम यहीं पर विराम देते हैं और नेक्स्ट सत्र जो होगा इसका, हमने सत्र 1 और सत्र 2 के क्वेश्चन आंसर किए हैं। सत्र 3 और सत्र 4 के लिए नेक्स्ट डे यानी अगले वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।